देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है? देखो, आई फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपको मल्टीपल वेब पेज एक ही पेज में खोलने हो। अगर आपके पास एक ही पेज है और उसमें आपको मल्टीपल वेब पेज खोलने हैं तो इसका यूज करके खोला जा सकता है। यूज टू ओपन मल्टीपल वेब पेज इन अ सिंगल वेब पेज। इसके लिए आई फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले फ्रेम सेट यूज हुआ करता था। फ्रेम सेट, ठीक है, फ्रेम यूज होते थे पहले। ये जो था ना फ्रेम सेट, ये आउटडेटेड है, आउटडेटेड, इसको हटा दिया गया। अब इसकी जगह पर जो यूज होता है वो आई फ्रेम यूज होता है। ठीक है, आउटडेटेड है, कई सारे ब्राउजर इसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है जैसा आप लोगों को CSS आती है वैसे किसी बच्चे को फ्रेम सेट आता हो, तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, उसको यूज नहीं करना आप लोगों को, आपको आई फ्रेम का यूज करना है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप न्यूज एंकर्स वगैरह को देखते हो ना, एक साथ कई सारे लोग टेलीकास्टिंग कर रहे हो तो एक पेज पे सारे सारे फ्रेम्स बन के आ जाते हैं। एक मुंबई से एंकरिंग कर रहा होता है, एक नागपुर से एंकरिंग कर रहा होता है, एक कलकत्ता से एंकरिंग कर रखा होता है, और उनके जो फ्रेम होते हैं नीचे लिखे हुए आते हैं। ऐसे ही आपके वेब पेज में फ्रेम बनाए जा सकते हैं। उसके लिए हम आई फ्रेम का यूज करते हैं। इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज होंगी जिनका आप लोगों को फ्रेम बनाते वक्त ध्यान रखना है। उन प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या है? इसमें एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है SRC। ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी फ्रेम के अंदर कोई पेज अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसका जो पेज का URL होता है वो आप SRC में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं पेज URL दैट वी वांट टू ओपन। ठीक है, जो भी पेज आपको ओपन करना है उसको SRC प्रॉपर्टी में डालते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है SRC DOC। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या करती है? मान लीजिए आपने कोई फ्रेम बना दिया, अब उस फ्रेम के अंदर आपको अपनी खुद की HTML लिखनी है, खुद से कुछ लिखना चाहते हो, कोई HTML लिखना चाहते हो, तो उसके लिए SRC DOC का इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू राइट HTML कोड इनसाइड अ फ्रेम। अगली प्रॉपर्टी होती है नेम। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप अलग अलग फ्रेम बनाते हो तो उनको नाम देते हैं। नाम देने से उनकी पहचान होती है, उनकी आइडेंटिटी होती है। कल को कोई भी पेज अगर किसी फ्रेम में चलाना है तो वो नेम की मदद से चलाया जा सकता है। तो ये होता है एक्चुअली नेम, द नेम ऑफ फ्रेम। तो जो भी फ्रेम आप बनाते हो उसका नाम देने के लिए होता है। एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ। ये डिसाइड करता है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ विड्थ, आपको जो फ्रेम बनाना है वो कितना बड़ा बनाना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास हाइट होगी, ये डायमेंशन ऑफ हाइट दिखाएगा, डायमेंशन ऑफ हाइट। एक होती है फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर, तो आप यहाँ पर साइज डालते हैं, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। जब भी आपका पेज बनेगा तो एक बॉर्डर क्रिएट होता है हल्का सा, वो इस प्रॉपर्टी में जाके हम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मैं इस एग्जाम्पल में क्या करूंगा, दो पेजेस बनाऊंगा। ठीक है, एक पेज का नाम हम बना देते हैं, लेट सपोज अबाउट। एक पेज होगा about.html, इसमें जानकारी होगी किसी भी चीज के बारे में, और एक पेज होगा हमारे पास मान लीजिए कॉन्टैक्ट का, contact.html। अब हम इन दोनों पेजेस को एक इंडेक्स पेज में ऑन करने वाले हैं। इंडेक्स पेज में एक हम बनाएंगे index.html। ये एक्चुअली किसका काम करेगा? ये फ्रेम का काम करेगा। ठीक है, ये फ्रेम का काम करेगा। इसके अंदर हम उन दोनों पेजेस को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज। तो इसको एक बार बना के देखते हैं। फोल्डर खोलना है, सबसे पहले राइट क्लिक करके अपना कोड चला देना है यहाँ से, ओपन विद कोड। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुने इस चीज को। HTML कोडिंग अगर करनी है तो सिंपल एक फोल्डर खोलो और उसमें सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर दो। इसका नाम है विजुअल कोड। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें कोड लिखना होता है। ठीक है, हम यहाँ पर अपनी फाइल बनाएंगे, दो फाइल नॉर्मली। तो यहाँ पर आपको इससे जूम करना है, यहाँ पर ये फाइल, न्यू फाइल का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फाइल को नाम लिखेंगे, जो भी नाम आपको फाइल को देना है आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर पहला जो फाइल है वो बनाता हूँ about.html।
तो आपके पास यहाँ पर एक ब्लैंक एडिटर आ जाएगा कुछ ही देर में। अबाउट डॉट एचटीएमएल, यहाँ पर आकर आपको एचटीएमएल का कोड लिखना होता है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन प्रेस करना है। ये साइन आप देख पा रहे होंगे, ये सिंपल एक साइन लगा देना। इसके बाद एंटर करना, ऑटोमेटिकली वो आपको बेसिक एचटीएमएल का कोड जो है वो बना के दे देगा। इसने बेसिक एचटीएमएल का कोड आपको बना के दे दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक div सेक्शन लेते हैं। नॉर्मली कुछ देखिए हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है वैसे, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एचटीएमएल पढ़ा हुआ है, देखा होगा। एक होता है div, ठीक है, एक आपने देखा होगा सेक्शन, ओके, एक होता है आर्टिकल, एक होता है असाइड। इनको लिखने से कुछ खास कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खाली ब्लैंक है ये सारे, कुछ नहीं करते, कोई डिजाइन विजाइन नहीं देते हैं। इनको बनाने के पीछे कारण है वेबसाइट के अंदर ढंग से किसी चीज को क्रिएट करना। एग्जाम्पल के रूप में कोई पेज आप बनाते हो, जैसे हम न्यूज की वेबसाइट की बात करते हैं, एक पेज आप बनाते हो न्यूज का, और न्यूज के अंदर मान लीजिए आपको 2 न्यूज एक साथ दिखानी है, किसी चीज से कनेक्टेड है, मनोरंजन की न्यूज है, खेल की न्यूज है, वो मनोरंजन में आ जाता है। आपने एक मेन डाटा तैयार रखना, एक पेज बनाना है जैसे कि मनोरंजन का पेज है, एंटरटेनमेंट का है। अब उसके अंदर क्या हो सकता है, खेलकूद हो सकता है, बॉलीवुड की बातें हो सकती हैं। अब इस पूरी चीज को हम डिजाइन कैसे करें? ऐसा कुछ नहीं, आप डिव में डालो सीधा चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आप किसी चीज की सर्चिंग करते हैं। वापस से मैं कहूँगा एसईओ जिसको हम कहते हैं, टैग को बनाने के पीछे एक कारण होता है। अगर आप इस तरह की चीज बनाते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी चीज आप बना रहे हो इस पूरे को किस में डालोगे, डिव में डालोगे। डिव के अंदर डालने के बाद आप एक सेक्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सेक्शन डालने के बाद सेक्शन क्या करता है, जो भी आपके डाटा एलिमेंट होते हैं उनको ग्रुप कर देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आर्टिकल डालूंगा, जैसे मेरे को खेल की हेडिंग चलानी है तो उसे किस में लिखूंगा, आर्टिकल में लिखूंगा। एक टैग बनाऊंगा नॉर्मली आर्टिकल, और उसके अंदर मैं डाल दूंगा हेडिंग ऑफ खेल या मनोरंजन, जो भी मुझे डालना है। अब उसके नीचे मैं आर्टिकल में अपना डाटा डाल सकता हूँ। जो भी डाटा आपको डिस्क्राइब करना होता है उसको सेक्शन में डालते हैं, और कोई मुख्य हेडिंग होती है उसको आर्टिकल में डालते हैं। अब मान लीजिए पूरे वेब पेज के अंदर एड वैड भी चलानी होती है, कई बार साइड में कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखानी होती है, या कोई चीज आपको अलग से पब्लिश करनी होती है, तो उसको हम असाइड करके लिखते हैं। वेबसाइट में उसी सेक्शन में साइड में अगर आपको कुछ लिखना है तो एक टैग होता है असाइड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने आप से साइड में आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये सिर्फ टैग है। अब वो चीज आपको साइड में लानी है ना, तो अपने सीएसएस लगा के उसको साइड में लाना होगा, बट ये एसईओ के लिए होता है। तो ये टैग बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह की कोई वेबसाइट बनाते हो आर्टिकल के पर्पस में, तो वहां पर ये टैग इस्तेमाल किए जाएंगे। कल को अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे या एसईओ सीखोगे या रैंकिंग के लिए अपनी वेबसाइट तैयार करोगे, तो वहां पर ये टैग आप लोगों को इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, बाकी इनका खास ऐसा कोई यूज नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने डिव सेक्शन बना लिया। डिव सेक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ डाटा लिख लेते हैं नॉर्मली। तो ये हमने एक डाटा लिख लिया इसमें, ठीक है। और मैं इसकी एक हेडिंग ऊपर डाल देता हूँ यहाँ पर, और हेडिंग में लिख देता हूँ अबाउट, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। पेज हमारा तैयार है। रन करो मत करो, नॉर्मली ये पेज आपका चल जाएगा। वैसे रन करके देख लेते हैं। अब जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इस तरीके के आधार पे जो यूट्यूब वाला आपने जो पेज बनाया था उसको भेजना है आप लोगों को, ठीक है। इसके पेज पर भेजना है जैसा अभी बताया जाएगा। अब देखिए नॉर्मली एक पेज मेरे पास तैयार हो गया, ठीक है। एक पेज हम और बना लेते हैं। इसका नाम रखा मैंने contact.html। ये हमने HTML स्टार्ट किया, और फिर से हमने एक डिव लिखा। इसमें हम एक एड्रेस टैग लगाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हाउस नंबर 78, वार्ड नंबर 67। अगली लाइन में जाएंगे, यहाँ लिखा हमने .com और 01। अब कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, तो ये सिटे में दिखाते हैं मिस्टर मल्होत्रा। ओके, तो ये भी कंप्लीट हुआ। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पेजेस यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों पेजेस को मैं एक ही वेबसाइट में चलाऊंगा। तो जो हम एक वेबसाइट यहाँ पर बनाएंगे, तो जो अभी हम एक वेबसाइट यहाँ पर बनाने वाले हैं,
देखो नॉर्मली ये पेज होगा आपके पास, और इस पेज में हम इसके दो फ्रेम डिवाइड कर देंगे लाइक दिस वे। एक वेबसाइट जो होगी वो आपके इस सेक्शन में चलेगी और एक वेबसाइट आपकी इस सेक्शन में चलेगी, यानी दोनों पेज को हम एक साथ चलाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं अपना एक पेज जिसका नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पर आई फ्रेम। HTML स्टार्ट करना है। अब आपको यहाँ पर बनाने हैं दो आई फ्रेम। यहाँ पर लिखना आई फ्रेम मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे आप 2 लिखते हैं तो दो टैग आपको बना के अपने आप दे देगा। ये देखिए, आपके पास दो टैग आ जाएंगे। कभी भी जब डिजाइनिंग करते हैं और ये डाटा आपका आगे पीछे ऐसे सरक जाए ना, इधर उधर हो जाए, डिजाइन खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक काम करना, ऑल्ट शिफ्ट टैब दबा देना, सारा डाटा अपने आप फॉर्मेट हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पहुंचे, बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं। ये पहला फ्रेम होगा आपका, तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ फ्रेम 1। ये दूसरा फ्रेम हुआ आपका, इसका नाम डाल दिया फ्रेम 2। इस फ्रेम की हाइट एंड विड्थ डिसाइड करेंगे कि कितना बड़ा फ्रेम आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। ठीक है, टोटल जो विड्थ होती है वो 100% होती है। 1% आप मान लेना, जो बॉर्डर क्रिएट होता है ना, तो वो भी अपना एक जगह लेता है, तो आप यहाँ पर 1% विड्थ वहाँ कम कर लेना, तो 49% हम डाल देते हैं। 49% एक विड्थ हम इसकी दिखाएंगे यहाँ पर, सेम 49%। ठीक है, अब हम हाइट डिसाइड कर लेते हैं कितनी हाइट आपको दिखानी है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तकरीबन 550 का हाइट, और ऐसे ही हम दूसरे वाले फ्रेम में भी डाल देते हैं 550। ठीक है, अब जो दो पेज हैं आपको जो कनेक्ट करने हैं वो SRC में डाल दीजिए। जैसे कि पहला पेज था आपका अबाउट वाला, ये कनेक्ट कर दीजिए, और दूसरा जो पेज था वो था आपका एड्रेस वाला या कॉन्टैक्ट वाला, सॉरी, वो डाल दीजिए। तो दोनों पेज आपने कनेक्ट कर दिए। अब इसे रन कर दीजिए। तो आपके दोनों पेजेस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक ही वेबसाइट में दोनों पेज आपके पास है। अच्छा, एक चीज और देखो इसमें, कल को मान लीजिए मुझे एक फ्रेम और बनाना है इसमें नीचे की तरफ, तो इनकी जो हाइट है इनको तो मैं कर देता हूँ कम। ठीक है, तो दोनों की हाइट ऑब्वियसली कम हो गई होगी। ओके, थोड़ी सी यहाँ तक आ चुकी है, कम हो चुकी है वेबसाइट की हाइट। अब मैं इनके नीचे एक फ्रेम और बना देता हूँ। ऊपर भी बना सकते हो, इट्स योर कॉल। चलिए ऊपर ही बना देते हैं। एक फ्रेम लिया हमने, आई फ्रेम। ओके, अब इस आई फ्रेम का भी हम एक बॉर्डर लगा देते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम हेडर। ये भी बन गया। अब इसकी एक विड्थ डिसाइड करते हैं, तो 98% डालते हैं, फिर देख लेंगे। ओके, और रही बात हाइट की, हाइट आप 100 पॉइंट डाल दीजिए। पेज मैंने कुछ कनेक्ट नहीं करा है, तो ऊपर देखिए एक हेडर दिख रहा है आपको, दिस वन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप, 99 कुछ कर लीजिएगा, एंड नाउ इट्स परफेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। अगर आप फ्रेम में कुछ लिखना चाहते हो तो इसके बीच में यहाँ लिखने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, वो लिखता ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन पोर्टल, या आप एक साइट बना रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल, तो वो कोई फर्क नहीं दिखाता है, नहीं आता है ऐसे। ठीक है, तो फ्रेम के अंदर HTML लिखना हो अगर आपको, अभी के दो तरीके हैं, या तो अलग से पेज बना लो, पेज को कनेक्ट कर दो इसके अंदर। ठीक है, या फिर आप इसी में भी लिख सकते हो। उसको लिखने का तरीका होता है SRC DOC, ये प्रॉपर्टी आप यूज करें, और इसमें पूरी HTML आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे हेडिंग 1 में अपना HTML लिखो जैसे लिखते हैं नॉर्मली। हेडिंग 1 में मुझे लिखना था ऑनलाइन पोर्टल, तो वहां पर वो ऑनलाइन पोर्टल आ जाएगा। और उसको बीच में लाना है तो हमें CSS लगाना पड़ेगा। आप लगा दीजिए नॉर्मली CSS, यहाँ पर लगाइए स्टाइल, और अब यहाँ डबल कोट्स मत लगाना, सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना, और यहाँ पे यूज कर लेना टेक्स्ट अलाइन, और इसको सेंटर कर देना, तो वो डाटा सेंटर में आ जाएगा। आप ऐसे इसमें अलग अलग तरह की जो CSS होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको रेड करा, ये डाटा रेड हो जाएगा, काला पीला, साइज वाइज जो बढ़ाना है उसी अकॉर्डिंग। फॉन्ट साइज 22 पॉइंट, 42 पॉइंट। ओके, बन गया हमारा डाटा। तो ऐसे ही मैं एक दो प्रॉपर्टी और डाल रहा हूँ उसमें। ठीक है,
अब जस्ट देखो ये डाटा तो आ गया, वेबसाइट भी आ गई। अब इसको रियल में कन्वर्ट करते हैं एक वेबसाइट के रूप में। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ्रेम का साइज कम करता हूँ, छोटा करता हूँ। तो ये फ्रेम था हमारा फ्रेम वन, इसका साइज कम करना है मेरे को, तो मैं इसकी विड्थ को कम करूँगा ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे 15% डाल देता हूँ, तो विड्थ कम होगी, छोटा हो गया हूँ। अब मेरे को ये पेज इसमें कनेक्ट नहीं करना, आई डोंट वांट टू कनेक्ट इट, सिंपली डिलीट हुआ इसे, ये खाली हो गया। इसको भी कनेक्ट नहीं करना चाहता मैं, डिलीट कर दो, प्रॉपर्टी उड़ा दो। तो ये कुछ ऐसे बन गया है ना। अब मैं एक लिंक पेज बनाता हूँ, लिंक पेज बनाऊंगा तो इसका साइज मुझे बड़ा करना पड़ेगा, छोटा हो गया ये। तो इसका साइज बड़ा करने के लिए कितना रह गया, 84, ये बड़ा हो गया, पूरा पहुंच गया, ठीक है। अब हम एक पेज बनाते हैं जिसमें मैं यहाँ पर जो दो पेज आपने बनाए थे, क्या नाम थे उनके, एक का नाम अबाउट था और एक का नाम हमारा कॉन्टैक्ट था, उन दोनों को मैं लिंक करूंगा, यहाँ पर एक लिंक हम करेंगे उसे। तो मैं यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ nav.html, लिंकिंग के लिए होता है पेज। स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुंचे। जब भी आपको कोई लिस्ट वगैरह बनानी हो तो हम लोगों ने क्या सीखा था, लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट तैयार कर लेता हूँ, यूएल यूएल में एल आई में एंकर टाइप। अब दो बनाने हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर पहला रेफरेंस डालता हूँ अबाउट का और दूसरा रेफरेंस कॉन्टैक्ट का डालते हैं, ठीक है, दो पेज हो गए। अच्छा, लिख देते हैं इसमें कुछ अबाउट और ये कॉन्टैक्ट, ठीक है। ज़्यादा मैं CSS नहीं लगा रहा हूँ, ना तो इनके साइज बड़े कर रहा हूँ, ना मैं इनके जो डॉट करके बुलेट आता है ना मैं वो हटा रहा हूँ, ना इनके नीचे के अंडरलाइन हटा रहा हूँ। तो सिंपली एक लिंक पेज आपके पास आ गया होगा, आ गया आपके पास ये रहा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज खुल जाएगा इसमें, ठीक है, और इस पर क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पेज खुल जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमने जो आई फ्रेम नाम का पेज बनाया था, ठीक है, और ये जो मेरा फ्रेम था ना छोटा वाला, इसका नाम मैंने F1 दिया था, मैं इसका नाम चेंज करके नेव बार लिख देता हूँ, एक नेविगेशन बार है। और यहाँ पर मैं नेविगेशन वाली फाइल को कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा ना, वो नेविगेशन वाला पेज वहाँ पे खुलेगा ऐसे। अब आप समझ रहे हो, जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस के लिंक होंगे ऐसे बनाने हैं आपको। अब यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे। अब हम ये करेंगे कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना पेज यहीं पे खुलेगा, ये दिक्कत आ रही है। अब हमें ऐसा नहीं करना, मैं इस पर क्लिक करूँ तो पेज यहाँ खुलना चाहिए, अब वो आपकी साइट में से पेज को उठा के यहाँ पे डाल देगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका नाम क्या है F2, मैं इसका नाम रख देता हूँ कंटेंट। ये भैया कंटेंट प्लेस होल्डर है आपका, ठीक है। आपने सेकंड वाले फ्रेम को नाम दे दिया कंटेंट। अब आपको क्या करना है कि जो नेविगेशन वाला पेज था ना आपका, जहाँ पे आपने लिंक बनाए थे, यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद एक काम करना है, आपको यहाँ लिखना है टारगेट। और टारगेट में ना जो फ्रेम का नाम आपने डाला था ना, याद है, कंटेंट, वो लिख देना ऐसे। अब इसको टारगेट क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। जब क्लिक करोगे तो वो कंटेंट में खुलेगा। अब हो गया पेज, आई फ्रेम पे जाओ और चलाओ अब इसे। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ खुलेगी वेबसाइट आपके, देखिए समझ आ गया। तो उसको ऐसे बनाना है। आप लोगों ने पता है क्या, अगर एक ही पेज में सब डाल दिया है, फिर वो एंकर टैग कनेक्ट कर रखे हैं आप लोगों ने, उसको देख के मुझे लगा CSS तो वैसे ही आती है, क्यों खामा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठ के। अच्छी खासी CSS लगा रखी है भाई, अच्छी बात है। तो एक्चुअली ये बनाना था आपको, समझ में आ गया इस चीज़ को बनाना, और वो प्रॉपरली बना लेना। तो मैं आपको यहाँ पर दो प्रोजेक्ट देता हूँ, उनमें से कोई एक कर लेना। पहला तो है, जैसे मैंने आपको यूट्यूब वाला बोला, इस बार यूट्यूब की वीडियोस यहाँ पर होंगी, आप क्लिक करोगे वीडियो यहाँ पे चलेगा, जो भी वीडियो यहाँ पर चलेगा उसका अलग से एक पेज होना चाहिए, ठीक है। इस काम को अभी हम क्या करते हैं ना, मैनुअली करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेज है, कल को मान लीजिए मेरे को इसमें कोई वीडियो ऐड करना है, तो आपको नेविगेशन बार में जाके एक लिंक और बनाना पड़ेगा, तब जाके वीडियो चलेगा ना, वैसे तो चलेगा नहीं। इसी काम को जब हम बैकएंड सीख लेते हैं ना, तो ये बैकएंड में डाटा हम कहीं से फायर करते हैं, अपना पेज में डाटा आ जाता है। अगर मैं बैकएंड पे जाके 4 पेज कनेक्ट कर दूंगा तो 4 पेज आ जाएंगे, ऑनलाइन ऐसे ही चलता है ना।
और आपने वेबसाइट में कोई 2 प्रोडक्ट डाल रखे होंगे तो 2 आएँगे, कल को 3 डाल देगा कोई एडमिन ऐड करके तो 3 आने लगेंगे। अलग से थोड़ी ना वो जाके डिज़ाइन पे फ़ोटो चिपकाते हैं उसके, वो बैकएंड से उठ के आता है। तो डेवलपर का काम होता है, वो धीरे-धीरे चल के आएगा। दूसरा पेज आप क्या बनाएँगे, ऑनलाइन शॉपिंग की साइट बनाएँगे। ऑनलाइन शॉपिंग की साइट में क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये खुल के आ रहा है, डिटेल डाल रहे हो आप नॉर्मली, वो यूट्यूब चलाओगे, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ होंगी, मैं बता देता हूँ। मेरे पास वो पेन नहीं चल रहा है इसका। याद है मैंने आप लोगों को एक डिटेल और समरी करके सिखाया था, इसमें एक मेन्यू की तरह खुलता है। तो यहाँ पर आपके पास 3 या 4 आपके पास अलग-अलग कैटेगरी होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथ्स, लैपटॉप्स और इस तरीके से। जैसे आप मोबाइल पे क्लिक करते हो मान लीजिए, तो उसके नीचे जैसे ही वो लिस्ट खुलेगी, तो उसमें 5-6 मोबाइल के नाम होंगे, जैसे कंपनी के नाम होते हैं ना, रियलमी, रेडमी, फलाना-फलाना। जैसे ही मैं रियलमी पे क्लिक करूँगा, तो इधर साइड में रियलमी के 10-12 फ़ोन आ जाएँगे। फ़ोटो, फ़ोटो के नीचे प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस, फिर दूसरा फ़ोटो, प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस। समझ में आ गया? तो जो फ़ोटो वगैरह आप लगाओगे फिर उसको डिज़ाइन, फ़ोटो लगाने का भी एक तरीका होता है मार्जिन देने का, वो देखो। यह समझ में आ गया? मेरे को सबसे पहले तो इसमें कोई फ़ोटो डालना पड़ेगा, तो देखते हैं कि फ़ोटो पड़ा हो। और फ़ोटो नाम का फ़ोल्डर दिखे तो मुझे बताना, वैसे मैं ढूँढ रहा हूँ। ये रह गया। तो कोई फ़ोटो मैं वहाँ पे वेबसाइट पे लगाता हूँ इधर। तो यहाँ पर हमने इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, इसमें इन फ़ोटो को डाल देते हैं। कोडिंग पे जाएँगे। तो अगला जो टैग है उसका नाम है फिगर। अगेन अ पार्ट ऑफ द एसईओ। इमेजेस को सर्च करते हैं, फिगर टैग में डालिए। यहाँ हमने लगाई इमेज, इमेज हमने इमेज नाम के फ़ोल्डर में डाली हुई थी। तो ये डाल देते हैं जो भी होगी लैंड में। एरर मैंने डाल दूँ यहाँ पे, विड्थ, हाइट। ठीक है, चला के देखते हैं। फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है। अब करना क्या है, देखो हम जब फ़ोटो को लगाते हैं ना तो थोड़ा-सा गैप वैप देते हैं आगे पीछे से, और फ़ोटो का नाम वगैरह भी लिखते हैं। तो इस काम को जब हम करते हैं तो फिर क्या करेंगे, एक नीचे पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ में नाम लिखेंगे, तो डिस्कनेक्शन हो जाता होगा। इसके लिए एक टैग होता है, फिगर टैग होता है, उसमें डालना है इसको, फिगर टैग में। अब डालना है इसे, ऑटोमेटिकली वो गैप वैप देके आ जाता है। आ गया?
अपने आप सेट हो जाता है। अब फोटो का क्या नाम है क्या नहीं है वो डालना चाहते हैं तो अगली टैग होता है फिर कैप्शन, यहाँ पे डाल देना फिगर का नाम, फिगर 1। यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हैं ब्लाइंडिंग, इस तरीके से आप किताब वगैरह में देखे होंगे तो इस तरीके से वो नाम लिखे रहते हैं। सो ऐसे डालते हैं उन चीज़ों को, ना कि फोटो डाल के सी एस एस लगा के उसको आगे पीछे देना है। एचटीएमएल को देखोगे ना तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है तो 140 के अप्रोक्स टैग होते हैं। हमारे काम तो उस दिन जो पहली क्लास की थी उस दिन भी बताया था, 25-30 टैग में हमारी दुनिया समझ जाती है पूरी जो काम के होते हैं। बाकी जितने भी टैग है सबका काम क्या है, सर्चिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जो डीएम के स्टूडेंट्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के होते हैं, उनको उन टैग की जानकारी दी जाती है। आई होप समझ आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, तो जैसे आप लोग ये पढ़ रहे हो, पता नहीं आपके कोर्स में नहीं है शायद, फोटोशॉप नाम की एक चीज़ होती है, तो ये आना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा बहुत इस पे करना काम, खाली टाइम मिलता है। जैसे अभी 3-4 दिन का छुट्टी था, खाली रहे क्या करा, वही चीज़ बनाते रहे आप लोग, रिपीट करते रहे। आपके पास खाली टाइम है तो अपने आप को टाइम देना। देखिए हम यहाँ पढ़ाते हैं आप लोगों को तो केवल पढ़ाना ही नहीं, एज ए सीनियर के नाते कुछ मानते हो तो बात सजेस्ट कर रहा हूँ बस आप लोगों के भले के लिए, ताकि आपका कैरियर बने। फोटोशॉप पे हाथ पैर डालना थोड़ा वो काम की चीज़ होती है। आपको जो जॉब का जो प्रोफाइल होता है, जब जॉब आपका लगता है तो ज़रूरी नहीं कि आप बैकएंड में ही बनोगे, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा बैकएंड पे जॉब लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप भले पाइथन के बच्चे हो या किसी भी के भी लगे, आप अगर जैसे डिज़ाइनिंग पढ़ते हो, डिज़ाइनिंग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अब आप आगे चल के कोडिंग पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है आप कोडिंग पढ़ पाओगे, नहीं होगी कोडिंग, कईयों पे नहीं होगी, तो वो हिम्मत हार जाएंगे, छोड़ देंगे कोडिंग में। फिर उनको लगेगा यार आपको कुछ नहीं हो सकता है। बताते हैं कि डिज़ाइनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डिज़ाइनिंग में ही जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा पैर हाथ पैर मारने की, और अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हो, काम धंधा लग सकता है आपको। आपको सिर्फ यहाँ पे सीखना क्या होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ें एचटीएमएल सीएसएस बच्चा भी सीख लेता है, मतलब 1 महीना आप करोगे ना मन लगा के काम तो सीख जाते हैं 1 महीने में। उसके बाद आप पीएचडी पे काम करना सीखें, पीएचडी होती है, ठीक है, पीएचडी पे काम करना सीखें। पीएचडी में लेयर्स होती हैं, फोटोज के लिंक्स होते हैं। अगर पीएचडी पे काम करना आपको आता है तो इसका बहुत अच्छा मार्केट है आज के टाइम पर। आप सीधा ऐसे भी अगर जॉब सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं पे भी डाल के देखेंगे ना, पीएचडी टू एचटीएमएल जॉब्स, मैं कहता हूँ कहीं दूर जाने की सर्च करने, गुड़गांव में ही सर्च कर लो आप, ढेरों जॉब है। सिंपल लिखोगे ना पीएचडी टू एचटीएमएल डेवलपर, अब देखो एचटीएमएल तो आ ही गई है, आ जाएगी तुमको, नॉर्मली आ जाएगी धीरे धीरे। पीएचडी नहीं आती तुम लोगों को, अगर मैं पीएचडी तुम्हें दे दूंगा, तुमसे कहूँ कि चलो इसका एचटीएमएल पेज बनाओ, तो तुमको पीएचडी का पी नहीं पता होगा तो वो क्या बनाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा वहाँ पे, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो फोटोशॉप में एक पेज मिलता है, जो फोटोशॉप में जो फाइल होती है ना उसको पीएचडी कहते हैं। अब वो पीएचडी दे देते हैं, अब वो क्यों देते हैं पता है, जैसे वो क्लाइंट आया, अब क्लाइंट मान लीजिए मेरे पास आया, मुझसे कहता है कि सर मेरे को साइट बनवानी है, मेरे को पेज चाहिए, तो मैं उससे कहूँगा डिज़ाइन बता कोई है, मैंने उसको बने बनाए कुछ डिज़ाइन देखा पसंद नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ सर आप वैसा डिज़ाइन करो। अब भाई वो बता रहा है वैसे डिज़ाइन, हम तो वो थोड़ी ना ऐसे ऐसे करेंगे हाथ तो बन जाएगा। तो सही है, तो खुल चले यार, वेट करना बच्चों, 2-4 मिनट। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, उसमें क्या होता है ना कि जब वो क्लाइंट आप लोग के पास आता है ना, दो तरह का प्रोफाइल होता है, अगर किसी को फोटोशॉप भी आता है ना तो उसको भी जॉब मिल जाता है इस लाइन में। तो वो आएगा और हमसे कहेगा डिजाइन बनाओ जी, तो जब आप डिजाइन बनाओगे तो आप एचटीएमएल थोड़ी ना बना दोगे, वो कह रहा फलाना मेन्यू में ऐसे चाहिए माउस लगा के, अरे बन रहा है कोई तुम पे एकदम एकदम झटके से थोड़ी ना बन रहा है, वो फलाना फलाना कलर का डिजाइन बताएगा। तो जैसे स्केच तैयार करते हैं ना, ऐसे फोटोशॉप में डिजाइन बनाता है जिसको फोटोशॉप आता है, तो बनाता जाएगा बनाता जाएगा। अब वो क्लाइंट अपनी जेब में फोटो भी लाया होगा, ये मेरे पास कुछ फोटो है मेरी वेबसाइट में लगाओ, यहाँ पे ये लगना चाहिए, यहाँ पे ठीक है बनाए, मिलाएगा भी ब्लेंडिंग, जैसा भी मैंने 2 फोटो दिखाए थे ना आपको,
एक तरफ नेताजी थे और एक तरफ अभिनेता थे, दोनों को मिक्स कर दिया गया था, नेता अभिनेता को। अभी जो फोटो लगाया था ब्रांडिंग को, तो ऐसे दो फोटो मिक्स कर दिया। अब ऐसे ही वो क्लाइंट वगैरह ऐसे पूछ रहे 3-4 चीजें, हरकतें ऐसी होंगी। तो उनको फोटोशॉप में डिजाइन करके वेबसाइट को तैयार कर दिया है, जिसको बनाने में 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा। तो 1.5 घंटे में वो क्लाइंट का पेज बना देता है। अब जैसे ही क्लाइंट पेज बनता है तो क्लाइंट हाँ परफेक्ट उसको फाइनल कर देता है, हाँ भाई फाइनल है, ओके मेरे को ये साइट चाहिए। अब वो क्या करते हैं, जो पीएचडी, एक फोटोशॉप का बंदा वहां बैठा था ऑफिस में, और एक होगा डेवलपर एचटीएमएल का, जैसे तुम लोगों को पीएचडी का ज्ञान होना चाहिए। भले तुम्हें फोटो नहीं आती है बनानी, डिजाइन वगैरह अच्छा नहीं, लेकिन पीएचडी तो पता है ना। एचटीएमएल डेवलपर को कम से कम इतना पता हो कि पीएचडी क्या होती है, कैसे कोई चीज उठाए। अब सेम टू सेम हूबहू 19-20 का भी फर्क नहीं, हूबहू वही पेज वेबसाइट आपको तैयार करनी होती है एचटीएमएल में। ये होता है एचटीएमएल का काम। ये नहीं होता मैंने तुम्हें दिया यही बनाओ, नहीं बेटा जो दिखाया है ना यही बनना चाहिए। 19-20 का फर्क चलेगा, बिल्कुल 100-200 का नहीं चलेगा। तो वो आपको पेज देते थे पीएचडी का। अब पीएचडी में वो सारी फोटोज होती है। अब आप लोग क्या करोगे, फोटो देखी क्रॉप मारोगे उसको, क्रॉप मारते ही जैसी वो फोटो आप अपनी वेबसाइट में लगाओगे, वो फोटो जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, क्रॉप करने के बाद उसका स्केलिंग साइज कम हो जाएगा, और जैसे आप उसको वेबसाइट में उतारोगे, वेबसाइट को जूम करोगे, फोटो फट जाएगी। अब मान लो किसी विप्रो की या जियो कंपनी, रिलायंस के साइट बना रहा है, उसकी साइट फट गई ऐसे, वो देखेगा 2-3 लाख की साइट है, वो उस बंदे को कंपनी पे क्लेम डाल देगा, उसको ब्रांड की कीमत है उनकी। आप लोग तो नए थे, फ्रेशर्स थे, और आप लोगों ने एक लाइव प्रोजेक्ट पे ऐसे कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। जियो का लोगो लिया, नेट से डाउनलोड मारा और चिपका दिया, वो फट जाएगा। जैसी साइट को जूम करेंगे फट जाएगा, जेपीजी इमेज फट जाती है। 2 तरह की इमेजेस होती है, वेक्टर और रास्टिंग। तो जो वेक्टर इमेज होती है वो नहीं फटती है, जो रास्टिंग इमेज होती है वो आपकी फट जाते हैं, स्केलिंग करते ही फट जाती है। तो वेक्टर इमेज बनाई जाती है, फोटोशॉप सीखना पड़ता है आपके भले के लिए। कभी टाइम मिले तो थोड़ा फोटोशॉप पे हाथ साफ करें, पीएचडी की लेयर समझो। अब आपको पीएचडी की लेयर पता होगी, जब पीएचडी फाइल आपको देंगे तो आप उनकी लेयर में घुस घुस के फोटो को कॉपी करके अपनी साइट में डाल सकते हो, फोटो उठा सकते हो, भाई वही फाइल उठा सकते हो आप। और फोटोशॉप पता है तो एक कंटेनर और दूसरे कंटेनर के बीच में कितना गैप है, कितने पिक्सल का गैप है, उसमें टूल होते हैं, डायमेंशन के थ्रू मेजर कर सकते हो। वरना तो आप अंदाजा लगाओगे, अच्छा यहाँ से यहाँ की दूरी 50 लगा देता हूँ, उस साइड बिगड़ जाएगी आपकी। उसमें तो पूरा पैरामीटर होगा ना आपके पास, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, सर्कल कितनी दूर है, फलाना कितनी दूर है, ये समझ में आ रहा है। तो उसे थोड़ा पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। आपको जब बाद में कभी जॉब सर्च करना हो, सीधा डालिए पीएचडी टू एचटीएमएल डेवलपर, दुनिया भर की जॉब आ जाएगी। ये उन लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल चीज है जिन लोगों को आगे चल के कोडिंग से डर लगता है, फोबिया हो जाता है कई लोगों को। अभी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा आपको। फोबिया समझते हो ना, किसी किसी को वाटर का फोबिया होगा। स्विमिंग पूल में आप पानी में तैरने की कोशिश करो, जैसे ही पानी में थोड़ा सा मुंह गया, बस खत्म, लगेगा दुनिया गई मेरी तो, है ना। लेकिन किसी किसी का भय खुल जाता है, किसी को फोबिया हो जाता है, किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है। अभी नहीं पता लग रहा है, कोडिंग जब देखोगे ना, वो खुलेगा जब, उठ पटांग सा कोड फोबिया हो जाएगा तुम्हें। वो फोबिया बनाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है और इस तरीके से पढ़ाई जाए कि आपको ना उसका सर पता चले ना पैर पता चले, और आपको कोड बनाने के लिए कहा जाए बार बार लगातार, तो आपको धीरे धीरे फोबिया होने लगता है उससे। ऊंचाई से बच्चों को बचपन में या कभी उनके साथ कोई घटना घटती है जिसकी वजह से फोबिया होता है, कुछ हुआ होगा, उसको फोबिया कहते हैं। अगर आपका फोबिया नहीं, इसका मतलब आपका भय खुल गया है। पानी में खुलते हैं ना, छोटा सा बच्चा, लोग पानी में एकदम डुबो दो, वो बाहर निकले फिर डुबो दो, उसको फोबिया हो जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जाएगा पानी में। ऐसी कोडिंग का फोबिया कभी भी हो सकता है, अभी नहीं पता, लेकिन कब आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाए। चलो देखो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर अभी इमेज आपको बता दिया, एट दिस पॉइंट बता दिया। अभी मेरे पास 9 मिनट है, मैं आपको एक चीज और इसमें बताऊंगा। देखो जो भी लोगोस होते हैं वो 4 या 5 तरह की शेप्स पे बनते हैं ऑलमोस्ट। सर्कल, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, पैराबोला शेप, लाइंस। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप एक ग्राफिकल ड्राइंग भी अपने पेज में बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बनाना भी जरूरी है, क्योंकि ग्राफिकल ड्राइंग हम अपने एचटीएमएल पेज पे डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एसवीजी सीखना होता है। तो मैं यहाँ पर एक टूल बना के दिखाता हूँ, एसवीजी। इसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, यानी इसमें ग्राफिकल इमेज आप बना सकते हैं, वेक्टर होती है, वो फटती नहीं है जूम करने पर। तो कैसे करें उसको, देखो एक टैग लेते हैं हम यहाँ पे, एसवीजी। ये कंटेनर का काम करेगा, यानी ये पेपर का काम करेगा जिसके ऊपर आप अपनी ड्राइंग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको
एक बॉर्डर दे देता हूँ, और ये कंटेनर कितना हाइट विड्थ का आप बनाना चाहते हैं वो बता दें। जैसे 500 300 हम इसकी हाइट विड्थ ले लेते हैं। तो ये एसवीजी कंटेनर तो हमने बना दिया, साइड में इसको रन कर देते हैं। तो ये पेज में है। कस्टमाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये कंटेनर बन गया यहाँ पे। अब इसमें ड्राइंग बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल से करते हैं। तो मैं इसके अंदर बनाऊंगा एक रेक्टेंगल टैग, ले लिया, ठीक है जी। अब मान लो मैं रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ, कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है पॉइंट। तो रेक्टेंगल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या होती है वो, हाइट और विड्थ। तो मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी इसकी लगभग 100 पॉइंट की, और हाइट दे दी 50 पॉइंट की। तो एक अपने आप रेक्टेंगल जो है ड्रॉ होकर आ जाएगा, ठीक है आपको। तो ये जो विड्थ है वो 100 पॉइंट है, और इसकी जो हाइट है वो 50 है। स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम कर देंगे, अपने आप स्क्वायर बन जाएगा। दोनों को सेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, स्क्वायर ले लेगा आपका, ठीक है। स्क्वायर ले लिया, तो आपकी कॉल है, आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो भाई ये बन गया एक रेक्टेंगल। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। अब वो आएगा, अपनी मर्जी से आएगा, आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसको किस तरीके से हम अपने पेज पे, जैसे बंद हो गया है, अब मुझे अपने पेज पे कहीं ले जाना है, इधर उधर करके ले जाना है, तो मैं इसको लेके कैसे जाऊँगा। आप यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू डालेंगे। मान लिया मैंने 100 पॉइंट डाल दी, तो 100 पॉइंट इधर आ जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और वर्टिकली कोऑर्डिनेट की अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो वाई बोलते हैं, मैं ऐसे करूँगा तो नीचे आ जाएगा, तो कहीं पर आएगा इसी जगह पर। मान लो इसको सरका सरका के मैं बाहर ले जाऊँ पेपर के, तो दिखेगा नहीं आपको, देखिए। अब इसको मैं सरका के बाहर ले जाता हूँ, 400 डालते हैं तो किनारे पे तो पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया। अब मैं इसको देखो 450 करूँगा, आधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लेस होल्डर आप कितना बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जहाँ पर भी आपको कोई ड्राइंग वगैरह बनानी हो तो आप ये बना सकते हैं। तो मैं इसको वापस वहीं ले जाता हूँ 100 पे, ये बन गया। अब मान लो कल को आप चाहते हैं इसमें कलर भरना, कलर वलर करना, तो फिल बोलते हैं उसको। फिल करके आप डाल दें जो भी कलर आपको देना है, लाल पीला नीला, ठीक है। दो तरीके आपको बताए गए थे, एक आरजीबी पैटर्न भी होता है, आप इसमें कलर पैटर्न ऐसे भी डाल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो कुछ तो बन ही जाएगा, कलर आ गया। 3 कलर प्राइमरी होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, उनका पैरामीटर आप डाल दीजिए और वो उसी के हिसाब से आपके कलर बनाना चालू कर देगा। नेक्स्ट से आप कोड वगैरह ढूंढ सकते हैं। अच्छा, मुझे इसकी बाउंड्री लगानी है। तो एक होता है स्ट्रोक, स्ट्रोक में मैंने डाल दिया जैसे कि रेड, तो लाल कलर का स्ट्रोक आ गया, देख रहे हैं साइड में एक लाल सा कुछ उभरता हुआ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ स्ट्रोक विड्थ, तो इसकी विड्थ बढ़ जाती है उससे, ये देखो थोड़ा विड्थ के हिसाब से बढ़ गया। अंदर से कलर वाइट कर दूंगा तो ऐसा लगेगा लाइन खींच रखी है बस आपने ड्राइंग के टाइप में। अब इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए ड्राइंग में। अब इसको कितना ही जूम कर लो, शर्त लगा लो ना भाई, सब फट भी जाएगा तो ये फटेगा नहीं, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, ये फटेगा नहीं। बिल्कुल भी कर लेना, ये फट नहीं सकता। अब किसी वेबसाइट में जब लोगो लगते हैं तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, लोगो नेट से उठा के आप फोटो चिपकाओगे, फोटो जैसे ही आपने चिपका इसको जूम करके देखना वो फट जाएगा। सो ये रोल होता है वेक्टर इमेजेस का आपके ग्राफिक्स में। कभी सुनते हैं आपने नाम सुना यूआई प्लस यूएक्स, कहते हैं ना कोई यूआई यूएक्स सीख के आना। तो यूआई तो समझ में आता है, यूएक्स यही है कि आप जब वेबसाइट में कोई चीजें लगा रहे हो, लोगो वगैरह, फटने नहीं चाहिए आपको। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। देखो राउंडेड रेक्टेंगल बनाना हो ना, अगर ये तो रेक्टेंगल हो गया,
तो राउंडेड रेक्टेंगल में खास कुछ नहीं, बस आप एक पैरामीटर पास करें यहाँ पे, ये देखो राउंडेड हो जाएगा इसका कॉर्नर। हो गया, हल्का से दिख रहा होगा, देखो कॉर्नर दिख रहा है आपको राउंडेड शेप में। ज़्यादा करना है वो आप ज़्यादा कर लो, ये लो, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 90 पे होगा बेटा सब, 45 डिग्री 90 डिग्री का कौन होता है ना ये, इसमें पिक्सल की नहीं वो नहीं डालना, नंबर डालना बस। ये समझ में आ गया? अच्छा, सर्कल अगर बनाना है तो उसके लिए एक टैग है आपके पास, आप सर्कल टैग का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। सर्कल लिखो, और सर्कल में 3 चीज़ें होती हैं, सेंटर पॉइंट और रेडियस। रेक्टेंगल के आधार पे सर्कल बनाने में दिक्कत होती है, सर्कल के आधार पे सर्कल बनाने में दिक्कत नहीं होगी, सेंटर पॉइंट से रेडियस बनाओ, सर्कल अपने आप बनता है। तो सेंटर पॉइंट पे जाऊंगा मैं इसका, सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने डाला 100, सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट डाला 100, तो मुझे क्या मिला, एक पॉइंट मिल गया होगा वेबसाइट में, कहीं ना कहीं तो आ ही गया होगा 100 पॉइंट। 100 यहाँ से चलो, 100 यहाँ से चलो, तो यहाँ पे आ गया होगा। अब 50 की रेडियस पे मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ कुछ, तो रेडियस डाल दिया 50, रेडियस डाला 50, बना देगा सर्कल। बाकी तो पता ही है कलर वलर कैसे भरना है, आप भर लेना, पीली कलर, काला पीला जो भी देना है आप डाल लेना, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। और कोई डाउट इसमें? आपको अगर इलिप्स टाइप में कुछ बनाना है तो ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया था ना, रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना, तो वो पैराबोला शेप बना देगा आपको, समथिंग लाइक दिस। इसको हटाते हैं, एक रेक्टेंगल आ गया, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेते हैं, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसका स्ट्रोक विड्थ 10 लेते हैं और कलर फिलिंग भी रेड कर देता हूँ, यहाँ पे डाला रेड, रेड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी जो RX है इसको 90 कर दूंगा, एक पैराबोला शेप बनेगी, बनी। इसकी विड्थ को थोड़ा फैला देते हैं, विड्थ को फैला के 300 कर दिया, लाइक दिस। अब मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, इसमें कुछ, तो मैं टेक्स्ट यूज करूँगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लूँगा, लिखना कहाँ पर है, तो भाई 100 और 200, 200 लिखना क्या चाहते हैं हम, लिखना चाहते हैं हेलो, हेलो आ गया। अब इसको नीचे लाऊंगा, वाई पॉइंट 200 तो 300 पे ज़्यादा नीचे आ गया, 220 पे 30, ऐसे कोऑर्डिनेशन बनाना वैसा, 35 लगाते हैं, 35 आ गया। अब इसकी एक्स वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 50, ठीक है। अब इसका कलर वाइट कर देते हैं, यहाँ पे कलर के लिए फिल वाइट का होगा जो फिल, ठीक है ना। फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो बोल्ड वोल्ड तो चलेगा नहीं इसमें, आप ऐसे यूज कर, हाँ किसी में भी कर लो ऐसा कुछ, किसमें, हाँ लिख सकते हैं उसके अंदर, नहीं टेक्स्ट टैग का यूज करके लिखा जाएगा, लिख नहीं सकते आप ऐसे, तो मैं सर्कल पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मेरा मन कर रहा है, लिखा गया, सपोर्ट ही नहीं करेगा। लिखने के लिए टेक्स्ट है, लाइन ड्रॉ करके लाइन नाम का टैग यूज करेंगे। लाइन में 2 कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक्स वाई, x1 y1 फिर x2 y2, 4 पैरामीटर आपको डालना है, तो लाइन बना देगा। अब देखा जाए तो इसमें अंदर नहीं करना, बाहर करना है, बाहर करना है, कोऑर्डिनेशन लेके आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, समझ आया? तो आपको इसमें क्या बनाना है, एक कंप्यूटर स्क्रीन, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, फोटो में भेज दूंगा तुम लोगों को ग्रुप में थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलो बच्चों क्लास ओवर, अब आप लोग जाओ, ये कोड वगैरह मैं सीधा HTML की फाइल भेजूंगा, बार बार ये मत कहो PDF भेज दो, PDF क्या होता है, फाइल भेज दूंगा, मैं HTML की फाइल है वहाँ पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद जो मर्जी आपको करना है कर लेना। चलो क्लास ओवर। ऑनलाइन क्लास लीव कर सकते हो आप लोग, क्लास ओवर है।